आज हम बात करने हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, यानी कि एन कणों के निकाय के लिए कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बेसिकली जानते हैं कोणीय संवेग इज इक्वल टू होती है रेखीय संवेग और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यहाँ से देखें रेखीय संवेग यहाँ पे v है और घूर्णन अक्ष O से इसके पॉइंट P के बीच की जो दूरी r है। तो कोणीय संवेग की हम डेफिनेशन ये कुछ इस प्रकार से होती है। घूर्णी गति करते हुए किस कण के लिए रेखीय संवेग का जो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण उस कण का कोणीय संवेग कहलाता है। और इसका जो मेजरमेंट करने का जो मात्रक होती है वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड। एन द्रव्यमान का कोई कण P है, यहाँ पे जो देखिए उसका जो मूल बिंदु O से के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर वेक्टर R है और उसमें लगने वाला जो रेखीय संवेग है वो V हो। उस कण P के लिए O के परितः कोणीय संवेग का जो मान है वो आएगी वेक्टर L इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर लगेगा वेक्टर L इज इक्वल टू M इंटू R क्रॉस V। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वेक्टर R और वेक्टर P के जो डायरेक्शंस हैं वो जो है कागज के तल के में होंगे, लेकिन जो L की जो डायरेक्शन होगी कोणीय संवेग की वो कागज के तल के बाहर की ओर होगी। ये तो बात हुई एक कण के लिए। अगर कण एक से अधिक होती, अलग अलग कण एक ही निकाय लिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कोई निकाय एक कण से मिलकर थोड़ी ना बना रहता है, उसमें बहुत सारे कण होते हैं, जैसे कि M1 M2 M3 M4 द्रव्यमान वाले कण, और इसकी जो वेलोसिटीज भी अलग अलग होंगी। जैसे कि पहले कण के लिए M1, दूसरे के लिए वेलोसिटी V1 हो जाएगी, दूसरे के लिए V2 हो जाएगी। इस प्रकार से Vn तक के लिए बात करें तो Vn हो जाएगी, और उसकी जो पोजीशन वेक्टर्स भी चेंज हो जाएंगी R1 R2 R3 इस प्रकार से। तो ऐसे में उस अलग अलग कणों के लिए जो कोणीय संवेग है वो इस इक्वेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। जैसे कि M1 द्रव्यमान वाले कण के लिए कोणीय संवेग की बात करें तो हो जाएगी वेक्टर L1 इक्वल टू M1 इंटू वेक्टर R1 इंटू क्रॉस वेक्टर V1। इसी प्रकार से M2 द्रव्यमान वाले कण के लिए बात करें तो M2 इज इक्वल टू जाएगी L2 इज इक्वल टू जाएगी M2 इंटू वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर V2। ठीक है, इसमें बहुत सारे कण बहुत सारे कणस हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो जो संपूर्ण निकाय की यदि हम बात करें कोणीय संवेग क्या होगा, ये अलग अलग कण के लिए तो निकल गई, संपूर्ण निकाय के लिए कोणीय संवेग क्या होगा। तो अलग अलग जो कण है उसके जो कोणीय संवेग है उनका जो है सदिश योग के बराबर होगा। तो वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर L1 प्लस वेक्टर L2 प्लस वेक्टर Ln तक हो जाएगी ये। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, L1 L2 जो निकाले हैं उसकी वैल्यू वेक्टर Ln तक हम रख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर L इज इक्वल टू M1 इंटू वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर V1। ठीक है, ये L1 के लिए था, अब L2 के लिए हो जाएगी M2 इंटू वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर V2। इस प्रकार से वेक्टर Ln के लिए हो जाएगी Mn इंटू वेक्टर Rn क्रॉस वेक्टर Vn। ठीक है, अब इसे को हम आईवे कण के लिए अगर यदि बात करें, इस निकाय में आईवा कण है तो उसके लिए वेक्टर L इज इक्वल टू समेसन I इक्वल टू 1 to N Mi इंटू वेक्टर Ri क्रॉस वेक्टर Vi। इसको हम जो है बहुत पूरे निकाय के लिए जो है हम समेसन के फॉर्म में लिखे हैं। अब जो हम एक चीज़ और जानते हैं भाई कि कोणीय संवेग जो है टाइम के विथ रेस्पेक्ट चेंज होती रहती है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के विथ रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगी dL/dt इज इक्वल टू d/dt इंटू ये वाली टर्म को एज इट इज लिख लीजिए। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए Mi कांस्टेंट होती है भाई, और वेक्टर R क्रॉस वेक्टर V पहला फलन दूसरे का अवकलन वाली टर्म है, तो हमने ये कर दी। क्या हो गया भाई, ये समेसन I इक्वल टू 1 से N तक इंटू Mi dRi डिवाइड बाई dt क्रॉस Vi प्लस वेक्टर Ri क्रॉस वेक्टर dVi डिवाइड बाई dt। सो देखिए dRi डिवाइड बाई dt ये हो सकती है भाई Vi, क्योंकि स्थिति का परिवर्तन टाइम के सापेक्ष कहलाती है वेलोसिटी। सो इस फॉर्मूला का यूज करें तो हमें देखने को मिलता है समेसन I इक्वल टू 1 से N Mi इंटू Vi क्रॉस वेक्टर Vi प्लस समेसन I इक्वल टू 1 to N Mi इंटू वेक्टर
आर आई क्रॉस डी वी आई डिवाइड बाई डी टी, हमने इसको चेंज कर दी है जो हमने पहले बात की थी। अब देखिए यहाँ पे भाई ये वाले जो दो वेक्टर्स हैं समान वेक्टर्स, इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी है तो ये ज़ीरो हो जाएगी। बेसिकली हम जो है सदिश वाली चैप्टर में इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, ऐसी होती है। सो समेसन आई इक्वल टू 1 से n वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर डी अपॉन डी टी, इसको हमने चेंज कर दी थोड़ी सी, ये वाले टर्म को इधर ले गए हैं तो ये हो जाएगी एम आई इंटू वेक्टर वी आई। अब देखिए भाई एम डी वी अपॉन डी टी, यानी कि एम ए इज इक्वल टू होती है एफ जो कि बेसिकली न्यूटन्स के गति का द्वितीय नियम है। तो हमने उसी चीज़ को अप्लाई किया और ये फोर्स की वैल्यू हो गई। और जो अब एक और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि ये इक्वेशंस में हम स्पेशली देख रहे हैं कि बल आघूर्ण की वैल्यू नहीं कर रही है। भाई बल आघूर्ण क्या होता है? एक बल और उस दो पार्टिकल्स के बीच की लंबवत दूरी, तो हमने उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखिए जो कोणीय संवेग के मान हैं वो दो कारणों से चेंज हो सकती हैं। पहली कारण यह है कि विभिन्न कणों के मध्य लगने वाले आंतरिक बलों के फलस्वरूप जो लगने वाला बल आघूर्ण है उसके कारण चेंज हो सकती है। दूसरी कारण हो सकती है कि निकाय पर लगाए गए बाह्य बल के प्रभाव से लगने वाला बल आघूर्ण की वैल्यू चेंज हो। परंतु जो न्यूटन्स की जो थर्ड लॉ होती है जो एक्शन रिएक्शन की, वो बताती है कि जो कण होते हैं उनके आंतरिक बल के जो कारण जो बल आघूर्ण की वैल्यू जो है जीरो होगी, क्योंकि एक एक्शन करेगा दूसरा रिएक्शन करेगा तो हम उसको जोड़ेंगे तो टोटली ज़ीरो मिलेगी। तो केवल और केवल उसमें बाह्य बल के कारण जो बल आघूर्ण है वो बची रहेगी। तो वेक्टर एफ आई इज इक्वल टू, हम यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, एफ आई इक्वल टू वेक्टर आई एफ आई बाह्य प्लस वेक्टर एफ आई आंतरिक। तो ये हो गई वेक्टर एफ आई बाह्य प्लस वेक्टर समेसन आई इक्वल टू 1 से जे नॉट आई इक्वल टू 1 जे नॉट इज इक्वल टू 1 टू n तक वेक्टर एफ आई जे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बल आघूर्ण जो कि बेसिकली अभी निकाले हैं, कहाँ पे भाई? हमने निकाली है बल आघूर्ण की वैल्यू यहाँ पे वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगी वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर एफ आई। यहाँ पे देखिए बाय के लिए, उसी प्रकार से इसके लिए बात करें तो वेक्टर आर आई क्रॉस समेसन आई इक्वल टू 1 जे नॉट इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई जे। अब आगे देख, तो जो बल आघूर्ण है वो संपूर्ण कण के लिए बात करें, संपूर्ण कण के लिए नहीं, संपूर्ण निकाय के लिए बात करेंगे। संपूर्ण निकाय के लिए जब बात करेंगे बल आघूर्ण की तो टाउ आई वेक्टर फॉर्म में रहेगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी समेसन आई इक्वल टू 1 से n वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर एफ आई। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखेंगे जो पिछले इक्वेशन में हम निकाले हैं, हमने यहाँ पे वैल्यूज रखी केवल, n इज इक्वल टू रख सकते हैं अलग अलग तो ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है। समेसन आई इक्वल टू 1 से n आर आई क्रॉस वेक्टर एफ आई बाह्य के लिए था। उसके बाद हम निकाले थे समेसन आई इक्वल टू 1 टू n आर आई क्रॉस वेक्टर समेसन आई इक्वल टू 1 जे नॉट इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई जे। अब क्या करेंगे भाई? देखिए ये वाली जो टर्म है आई जे वाला उसको सरल किए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करे हैं। अलग अलग कण के लिए था उसको हमने अलग अलग करके निकाली है, आई वे कण और जे वे कण के लिए थी। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है वो ज्यों की त्यों है, कुछ चेंजेस नहीं हुई, केवल इतनी वाली टर्म चेंज हुई है। अब देखिए ये वाली जो टर्म में आई और जे वाली जो, देखिए यहाँ पे आई पहले है जे बाद में है, जे पहले है आई बाद में है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, आई और जे को पहले लाएं। तो जब चेंज करेंगे भाई तो क्या हो सकता है कि जो एफ ऑफ आई जे होगी वो हमेशा वेक्टर ये जे आई के बराबर होगी। बस चेंज को, हाँ चेंज करनी है अपने को, जो साइन है उसको हमने उस चेंज करी तो आएगी वेक्टर आर आई माइनस वेक्टर आर जे क्रॉस वेक्टर एफ ऑफ आई जे की। ठीक है, और ये बल आघूर्ण, ये जो बल आघूर्ण है बाह्य के लिए। अब देखिए आर आई माइनस आर जे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं। क्या चीज़ें हुई? देखिए जो ये वैल्यू है
वो बताती है कि dl/dt इज इक्वल टू होती है बल आघूर्ण, सॉरी ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? क्योंकि जेवे कण और आईवे कण की जो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, इस वजह से इसको हम जो है जे आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आई से लिखते तो ये पॉजिटिव होती, बट यहाँ पे जे आई लिखे हैं, इस वजह से नेगेटिव वैल्यू दी है। अब देखिए जो जे आई होती है उसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ ऑफ आई जे के साथ, देखिए ये वाली जस्ट अपोजिट वाली सिंबल्स हैं। सो इनको जो मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी, कणों को मिलाने वाली रेखा आईवे कण और जेवे कण, ठीक है, तो वो जो वैल्यू देगी 0 देगी, क्योंकि भाई वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस हैं। आई टू जे और जे टू आई टू आई होनी चाहिए थी, इस वजह से ये अलग अलग ही। और जो वेक्टर dl/dt इज इक्वल टू बल आघूर्ण हमको मिलेगी बाह्य, ये टोटली ये बाह्य मिली। अगर ये बाह्य भी 0 हो जाए, हमको बाहर की ओर बल आघूर्ण यदि हमको 0 मिलती है, तो देख सकते हैं कि वेक्टर dl/dt इज इक्वल टू हमको 0 मिलेगी, यानी कि कोणीय संवेग का मान हमको 0 मिलेगा। हमने यहाँ पे देखी थी यहाँ पे कि जो आंतरिक बल आघूर्ण हमको 0 मिल चुकी थी, हमने बाह्य बल आघूर्ण को फिर 0 मानी। कैसे मान सकते हैं भाई? सपोज ऐसी घटना होती है तो जो dl/dt है वो 0 मिलेगी, और जब इसका इंटीग्रेट की जाएगी तो L इज इक्वल टू अपने को मिलेगी कांस्टेंट वैल्यू, जो ये बताती है कि यदि किसी निकाय पे जो कोई बाह्य बल आरोपित ना लगे तो संपूर्ण जो कोणीय संवेग है वो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम बेसिकली जानते हैं कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रूफ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ कवर करिएगा।